स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, क्या ये भी वास्तु में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं? बिल्कुल। वास्तु बेसिकली सबसे पहला प्रभाव मेंटल हेल्थ पे डालता है। हमारे शास्त्रों में यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों कहा जाता है। यंत्र क्या है? फिजिक्स। मंत्र जो है वो गणित पे है। ज्योतिष में मंत्र भी दिए जाते हैं, पूजा पाठ भी की जाती है, और तंत्र जो होती है वो केमिस्ट्री होती है। तो ये 4 दिशाएं तो मैंने आपको बताई। ये दिशाएं ऐसी हैं कि अगर इनमें आपने इम्बैलेंस किया तो आपको मानसिक परेशानी अवश्य ही होनी है। दर्पण चूंकि जल तत्व के होते हैं, तो अग्नि की दिशाओं में जब उनको लगाया जाता है तो वो बहुत मानसिक अशांतिकारक होते हैं। मैंने कई जगहों पर तो केवल दर्पण हटवा के भी बहुत परिणाम लिए हैं। साउथ वेस्ट में लगा हुआ दर्पण या साउथ की दीवार पर लगा हुआ दर्पण एक तरह से द्वार का काम करने लगता है। तो जैसे आपने साउथ वेस्ट में सब कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन आपने दर्पण लगा दिया तो आपने बीमारियों को न्योता दे दिया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। वैसे वास्तु के बारे में हमने बहुत सारी यूनिक चीज़ें जान ली हैं, लेकिन आज हम जानेंगे हमारे बीच में जो मोस्ट कॉमन बीमारियां चल रही है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग। आजकल हर छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक्चुअली वास्तु इसमें क्या रोल प्ले करता है, हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। क्या ये मिथ है, ये एक्चुअली इफेक्ट करता है भी या नहीं? तो इन सब के बारे में चलिए हम जानते हैं अंकित जैन सर से। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ, नमस्कार नमस्ते। वास्तु के रिगार्डिंग हमने कितनी सारी बातें करी, जी। कि बच्चों के लिए हमारा कितना इम्पोर्टेंट रहता है वास्तु, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु, हेल्थ, वेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल, इवन छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। लेकिन जो ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनके बारे में हम भूल गए। तो आज हम ये लेके आए हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, क्या ये भी वास्तु में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं? बिल्कुल। मेंटल हेल्थ, वास्तु बेसिकली सबसे पहला प्रभाव मेंटल हेल्थ पे डालता है। अच्छा। हाँ जी। आपका मेंटल हेल्थ अगर अच्छा होगा तो आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, और अगर आपके मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आप किसी इन्फ्लुएंस में अपने डिसीजन मेकिंग करते होंगे, तो आपके डिसीजन खराब होंगे। बिल्कुल सही। तो वास्तु का जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपके मन पे उसका सबसे पहले प्रभाव होगा। मन जो है उसको हम जल तत्व का भी मानते हैं, वायु तत्व का भी मानते हैं। पंच तत्वों का संतुलन से ही हमारा मन बना है। हम एक तरफ किसी चीज़ की गति के बारे में सोचते हैं, और कई जगह सोचते हैं कि हमारे को यहाँ स्थायित्व भी हो। पैसा जब आना हो तो हम गति की बात करते हैं, लेकिन जब जाना हो तो स्थायित्व की बात करते हैं। तो मेंटल हेल्थ हमारा मन का विषय है। तो मन जो है वो हमारा मन और हमारा दिमाग कि मतलब हमारे दिमाग में हर चीज़ को हम सकारात्मक ले रहे हैं या नकारात्मक ले रहे हैं। तो ये हमारे जिस ऑरा में हम रहते हैं, हम जिसमें बैठे हैं, जिसमें हम भोजन कर रहे हैं, जिसमें हम सो रहे हैं, उस ऑरा का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। वो वाइब्रेशंस हमारे सारे चीज़ों पर प्रभाव डालती है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जी। हमारे शास्त्रों में यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों कहा जाता है। यंत्र क्या है? फिजिक्स। यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करते हैं, जिसमें कि हम चीज़ों की हीट, लाइट, वेव्स, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तु फिजिक्स है। और जो ज्योतिष होती है, जो जिसको हम कहते हैं, वो सारी गणित पे है, तो मैथ है। और जो तंत्र होता है, यंत्र, मंत्र और तंत्र, मंत्र जो है वो गणित पे है। ज्योतिष में मंत्र भी दिए जाते हैं, पूजा पाठ भी की जाती है, और कैलकुलेशंस पे होती है सारी। मंत्र भी कैलकुलेशंस है, नंबर के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से मंत्र दिए जाते हैं। और तंत्र जो होती है वो केमिस्ट्री होती है। तो जो हमारे शरीर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उसमें जो वास्तु है वो फिजिक्स का रोल अदा करता है। तो आपकी फिजिक्स अगर बिगड़ गई, किसी चीज़ की शेप अगर बिगड़ गई, किसी चीज़ की अगर ऊंचाई नीचाई बिगड़ गई, किसी चीज़ का अगर फिजिक्स बिगड़ गई, तो वो आपको बुरे परिणाम देने लगेगा। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारी जैसे फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ऐसे ही ये हमारे वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। ओके। तो ऐसे कौन कौन से जोन्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को दिखाते हैं? देखिए, वैसे तो पूरा वास्तु ही एक समग्र हम देखना चाहिए हमको, कि ऊर्जाओं का प्रवाह किस गति से हो रहा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपने, जैसे मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि एक वायर है, और वो कहीं से शॉर्ट हो गया। आपने उसको कट लगा के बीच में से एक पतला वायर लगा दिया उसमें, टेम्परेरी, तत्काल व्यवस्था के लिए। आपके पास कोई अवेलेबल था आपने, तो अब दोबारा शॉर्ट होगा तो कहाँ से होगा?
वही से। जहाँ से होगा जहाँ पे पतला वायर था, तो क्या आपने एक डिसबैलेंस क्रिएट किया है। तो वास्तु इज अबाउट टू ऑल अबाउट बैलेंस है। आप जहाँ डिसबैलेंस क्रिएट करेंगे, इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन जो अब आपने जोन्स की बात की है, जी। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट एक जो दिशा है जिसको बोलते हैं ईशान कोण, वास्तु पुरुष का सबसे पहला मन का स्थान, मतलब जैसे कह सकते हैं दिमाग, कह सकते हैं वास्तु पुरुष का सिर है वो। तो वहाँ पे जैसे कोई इम्बैलेंस आता है तो आपके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर आपको डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन कब आता है? जब आपके काम जिस समय पर होने चाहिए तब नहीं हो पाए। प्रॉब्लम क्या होती है? जिस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास आज प्रेजेंट में नहीं है, वो प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन तो हर प्रॉब्लम का होता है। तो वास्तु आपका, जब आपने वास्तु में आपने सपोज मान लीजिए ईशान कोण पर एक बहुत भारी अलमारी लगा दी, आपने तो ये सोच के लगाई कि मेरी ये वैल्यूएबल्स की अलमारी है या कोई भी है, लेकिन आपने क्या किया, ईशान कोण की सारी ऊर्जाओं को बाधित कर दिया। और अच्छा। वास्तु का पहला सिद्धांत ये भी है कि आपने अगर वायु का निर्बाध गति से आगमन को रोक दिया तो वास्तु खराब हो जाएगी। वास्तु का पहला सिद्धांत यही है कि वायु का निर्बाध गति से आगमन हो, तो ईशान दिशा सबसे पहली आपकी मुख्य बनेगी। इसके बाद चूंकि रिलेटिविटी का वास्तु है तो 180 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से 180 डिग्री कौन सी दिशा रही? साउथ वेस्ट, मतलब कि नैऋत्य कोण। अगर आपका नैऋत्य कोण भी खराब है तो भी आपके निर्णय अच्छे नहीं होंगे, आपकी मानसिक हेल्थ खराब होगी, आप खुद अस्थिर हो जाएंगे। और सबसे पहले देखा जाता है कि गृह स्वामी सबसे पहले अस्थिर होता है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाते हैं जैसे ही, आप सोचिए, मैंने इसके साक्षात परिणाम देखे, गृह स्वामी निष्कर्म हो जाता है, उसके पास काम व्यवसाय नहीं बचता। काम व्यवसाय क्यों नहीं बचता? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको हर काम में बुरा लगने लगा। देखिए संघर्ष हर काम में, हर व्यवसाय में, आपको वो संघर्ष नहीं कर पा रहे इसलिए तो आप निष्कर्म होकर बैठ गए। बिल्कुल तो सही। ये, उसके अलावा सारी दिशाओं को देखना पड़ता है। अगर प्रॉब्लम अलग अलग चीज़ों की है, डिप्रेशन किस चीज़ का है, किसी को हेल्थ का डिप्रेशन है, किसी को वेल्थ का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी को एक साधारण है कि इसकी लड़ने की टेंडेंसी है, तो उसमें बहुत सारे जोन्स को देखना पड़ता है। लेकिन बेसिकली एक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और इसके अलावा एक नॉर्थ, जो नॉर्थ एक ऐसी दिशा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है, बुद्धि कारक भी है। अगर किसी को किसी छोटी छोटी बात पे भी इम्बैलेंस हो रहा है, ईस्ट को भी देखना चाहिए इसमें, क्योंकि ईस्ट भी हमारे तन का कारक है। तो हमारे को अगर डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को बहुत जल्दी जल्दी सोच विचार की आदत है कि कोई बात आई तो वो रात में पूरी रात सोचेंगे, सोएंगे नहीं, नींद नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, तो वहाँ पे फिर जब इतनी भी अगर अस्थिरता है तो वहाँ नॉर्थ वेस्ट दिशा को भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वो चंद्रमा की दिशा है। और वास्तु में 3 जोन ऐसे होते हैं जो अगर व्यक्ति वहाँ सोता है तो उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन या परेशानियाँ होती हैं, जिनको हम टॉयलेट्स का जोन भी कहते हैं। जैसे हाँ, SSW एक विसर्जन का जोन है, वो वहाँ पर विसर्जन का स्थान, मतलब हम वहाँ पर कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो विसर्जन के लिए, तो हम जनरली उसको टॉयलेट का जोन मानते हैं। तो अगर वहाँ पे गृह स्वामी सोने लगे या कोई व्यक्ति या बच्चा सोने लगे तो उसके जीवन में चीज़ें विसर्जित होने लगेंगी। जब ज़्यादा चीज़ें तेज गति से विसर्जित होने लगेंगी तो आदमी घबरा जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी में आ जाएगा और यह बीमार होने लगेगा। इसके अलावा एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होती है, वो भी डिस्पोजल का जोन कहते हैं उसको। वहाँ पे भी अगर कोई लोग सोते हैं तो उनको बहुत बिना बात का डिप्रेशन होता है, मतलब मानसिक अशांति होती है या काम ही नहीं कर पाते। वास्तु के कोई भी इम्बैलेंस होंगे, बहुत सारे इम्बैलेंस मैं आपसे अभी और भी बता दूंगा आपको डिटेल में। अगर कहीं भी कोई इम्बैलेंस होगा तो ये 4 दिशाएं तो मैंने आपको बताई, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दिशाएं ऐसी हैं कि अगर इनमें आपने इम्बैलेंस किया तो आपको मानसिक परेशानी अवश्य ही होनी है। अब जैसे आजकल हम देखते आए हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने सराउंडिंग्स को लेके, छोटी सी बात को लेके भी वो डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है उसको। तो कौन सा डायरेक्शन उसके लिए बेस्ट होगा कि हम उसको उस चीज़ से बचा सकें? एस्ट्रो वास्तु में आप कोई पर्टिकुलर किसी से निर्णय ये नहीं कर सकते कि एक किसी दिशा में हम किसी को सुला दें। यहाँ पर सबसे अच्छा होता है कि आप पहले उसकी कुंडली देखें। कुंडली में जो ग्रह उसके लिए सबसे फेवरेबल है, उस ग्रह से संबंधित दिशा को मैं उस बच्चे को सुलाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए जीवन में उसको उस दिशा में सोना चाहिए जो उसकी कुंडली अलाउ करती है। मैंने कहा साउथ वेस्ट में, अगर आपकी कुंडली में राहु आपका नीच ग्रह नीच का है, केतु नीच का है, चूंकि राहु नीच का होगा तब केतु भी नीच का होगा। और मैंने ऐसा बहुत सी जगहों पर देखा, राहु केतु नीच का और फिर भी वो साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। जबकि वास्तु क्या कहता है कि गृह स्वामी को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। बिल्कुल बच्चे सही। की बात आपने कही, बच्चा है, बच्चे को जनरली कौन से रूम मिलते हैं? उत्तर दिशा का रूम मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का रूम मिलेगा, साउथ ईस्ट का रूम एक खाली होता है। घर में अगर पेरेंट्स है तो साउथ वेस्ट में खुद होंगे, साउथ ईस्ट में। अगर उस बच्चे का शुक्र खराब है
तो साउथ ईस्ट के कमरे में जाके वो गुस्सा के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, अग्नि ज़्यादा होगी, मानसिक अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा करेगा, चिड़चिड़ा हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है बीमारी हो जाए। तो व्यक्ति की कुंडली के आधार पे, उसके तत्वों के आधार पे ही हम कमरे का चयन करते हैं। फिर भी एक मोटी सी बात है कि अगर आपके घर में जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उस दिशा के अनुसार देखें। जैसे अगर आपके घर में बच्चा बहुत लड़ाई कर रहा है, लड़ाकू हो रहा है या बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो आप घर की साउथ ईस्ट दिशा देखें कि वो साउथ ईस्ट दिशा में या साउथ वेस्ट दिशा में। बच्चों को जनरली साउथ वेस्ट कमरा हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना डोमिनेटिंग हो जाते हैं कि माँ बाप को परेशान करते हैं। माँ बाप लिटरली उनके सामने आंसुओं से, मेरे साथ तो ऐसे कई केस स्टडीज़ हैं कि जहाँ बच्चे साउथ वेस्ट पे सो रहे थे, सारी सुख सुविधाएं माता पिता दे रहे हैं, फिर भी उनको माता पिता के प्रति ना तो प्रेम है, ना करुणा है, ना कुछ है। माँ बाप रो रहे हैं, लिटरली आंसुओं से रो रहे हैं, लेकिन बच्चे एग्रेसिव हैं। और रूम बदलवाया तो उसके साल 1.5 साल में परिवर्तन आता ही आता है। हमने देखा है बहुत जगहों पे कि माँ बाप फिर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बच्चे उनकी सुनते हैं। तो बच्चों के लिए ये है कि आपको साउथ वेस्ट का रूम तो बिल्कुल नहीं देना है। और अगर उनको एंजाइटी डिप्रेशन है, हो रहा है, तो आप जरूर उनका पैटर्न चेंज करें। ये एक बहुत अच्छा वास्तु टिप भी है। अच्छा। कि अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या आपके मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या आपकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं, बार बार एक के बाद एक प्रॉब्लम चलते जा रही हैं, तो आप अपने जीवन का पैटर्न बदलिए। चाहे वो रूम इंटरचेंज करके करिए, चाहे घर का पेंट चेंज करके करिए। तो थोड़ा सा बदलाव कई बार बहुत बड़ी चीज़ों को, आपकी एनर्जी रीशफल जिसको कहते हैं हम, कि एनर्जी जी। रीशफल जब होती है तो कई बार वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। और अगर कुंडली के आधार पर करें तो इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। सर, अब हम देखते हैं कि हर जगह कूड़ा जमा हो जाता है या कुछ हम घर में भी सामान रख देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी बॉक्सी हो जाता है। तो क्या वो भी एक वास्तु दोष का कारण हो सकता है? देखिए, क्लटर जिसको कहते हैं ना, वास्तु का एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जित सफाई और ऊर्जाओं का आवागमन। अब आपने घर में बहुत सारी चीज़ें लगा दी, बहुत भारी भारी लगा दी, गलत दिशाओं में भारी चीज़ लग दी, और भारी सामान जहाँ रखना चाहिए था, जैसे दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा, उसको आपने हल्का कर दिया। तो आपकी ऊर्जा ड्रेन तो पूरी ताकत से हो रही है, लेकिन आ नहीं रही है आपको, क्योंकि आपने वहाँ पे आने वाली दिशाएं कौन सी? पूरब और उत्तर। दूसरी बात, एक मेरे साथ केस स्टडी हुई थी ऐसा। जी। मैंने दिल्ली में एक जगह विजिट किया था, तो महामारी के जस्ट की बात थी, वो 2021 की बात होगी शायद। तो वहाँ पे उनका जो व्यवसाय था वो स्टैच्यूज़ का व्यवसाय था, मूर्तियाँ। अच्छा। तो उन्होंने अपना, चूँकि किराया नहीं निकल पा रहा था महामारी के बाद, तो उन्होंने वो अपना सारा सेटअप उठा के अपने घर में ले लिया और सारी मूर्तियाँ अपने घर की चारों दीवारों पे लगा दी। जब मैं विज़िट करने पहुँचा तो मैं गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं पता नहीं ये क्या? फिर मैंने एक-एक करके देखना शुरू किया, तो ऐसा लग, जितने भी स्टैच्यू थे तो सबके अंदर आँखें थी, 2-2 आँखें थी। तो वो सारी आँखें आपको देख रही थी, सारी दृष्टियाँ आपको देख रही थी, ऐसा लग रहा था। और उनके घर में फाइनेंशियल, इसके अलावा उनके घर में मतलब संतान की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी प्रयास करने के बावजूद भी। तो मैंने उनसे कहा, कोविड के महामारी के बाद की थी या उसके 1 साल बाद की बात हो सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने क्या किया है? और फिर मैंने उनको चेंजेस कराना शुरू किया। मैंने सारी जितनी भी स्टैच्यूज़ थे उनकी सबकी, उनको पैक करवा के उनके यहाँ से एक गोदाम में रखवा दिया। आप ये सोचिए कि उस क्लटर की वजह से उनकी माताजी बीमार, उनके पिताजी बीमार, फाइनेंशियल ट्रबल्स, बच्चे नहीं हो रहे, और हस्बैंड वाइफ में विवाद की स्थिति। तो सारी चीज़ों को आपने, जैसी एनर्जी डिसबैलेंस की, आपने इस तरह की एनर्जी क्लटर आपने पूरे घर में खड़ा कर दिया। आपने घर में इतने हज़ारों आँखें, हज़ारों मूर्तियाँ खड़ी कर दी, तो उससे क्या हुआ कि इतना भारी हो गया घर, एनर्जी डिसबैलेंस हो गई इतनी ज़्यादा कि वो आपको मानसिक अशांति देने लगी, डिप्रेशन। मतलब वो व्यक्ति किसी और काम में भी मन नहीं लग रहा था उसका, जो जी। उनका पैतृक व्यवसाय था वो भी करने में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो जब आप इस तरह से कार्य करते हैं, जब इस तरह की आप इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो आपको मानसिक अशांति अवश्य ही होती है। वास्तु क्या, आपको कोई बचा नहीं सकता उस समय पे, भगवान भी आ जाए तो नहीं बचा सकता। आपको वास्तु के सुधार कवर करने ही पड़ेंगे, अवश्य करने पड़ेंगे। अच्छा। अब आजकल हम देखते हैं लोग स्टैचूज़ लेके आते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं और घर में ऐसे ही रख देते हैं, जो भी प्लेसमेंट उनको अच्छी लगती है। जी, जी, जी। तो क्या वो ऑब्जेक्ट, वो प्लेसमेंट भी हमारी वास्तु को या हाँ, हमारी वास्तु, मेंटल बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल। को? उसमें ऑब्जेक्ट आपका किस तत्व का है, क्या रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे आप एक बहुत तेज़ भागता हुआ शेर ले आए, वो गति का प्रतीक है, जी। तो वो ऊर्जा का प्रतीक है। आपने उसको साउथ वेस्ट में लगा दिया,
तो वो क्या देगा आपको? मानसिक अशांति देने लगेगी, क्योंकि वो स्थायित्व की दिशा है। गतिमान चीज़ों का, घोड़े, दौड़ते हुए घोड़ों के मैंने बहुत सारी जगह देखा कि लोगों ने एक ट्रेंड चला कि दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, सूर्य लगे हुए हैं, इसमें सूर्य देव का चित्र है, जी। साथ में पीले रंग की तस्वीर है, और साउथ वेस्ट में आपने लगा लिया। घोड़े गति का प्रतीक है और साउथ वेस्ट स्थिरता की दिशा है। तो आप कोई भी चित्र या कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेके आ रहे हैं, आप ऐसे ऑब्जेक्ट ले आए जिनके आंखें नहीं है, या कटे हुए गणेश जी आदि भी देखे गए हैं, तो वो जिनका पेट ही नहीं है, सिर्फ वो एक स्टैंड पे टिके हुए हैं, जैसे इस तरह के भी। तो भारी ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें भी, जैसे भी जितनी भी चीज़ें आप ऐसी लेके आएंगे, और आजकल तो बहुत मतलब इर्रेगुलर शेप की शीशे और ऑब्जेक्ट्स इस तरह के आने लगे हैं कि आपको मानसिक अशांति देंगे ही देंगे। मानसिक अशांति होने के रीज़न, जहाँ भी आप प्रकृति के विपरीत चीज़ों को लगाते जाएंगे, जैसे जैसे अग्नि के स्थान पे जल की चीज़ें, जल के स्थान पे अग्नि की चीज़ें, तो आपको मानसिक अशांतियाँ अवश्य ही होंगी। और बेसिक वास्तु में भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। अच्छा। हाँ, कई बार बेसिक वास्तु में गलती होती है कि आपने ओवरहेड टैंक साउथ ईस्ट में रखे, मतलब अग्नि दिशा में ओवरहेड टैंक बनाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए। जिन घरों में सुसाइडल केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, या बड़े घटनाक्रम होते हैं, तो वहाँ पे देखने में आता है कि साउथ वेस्ट में दोष होता ही होता है। तो वो चूंकि क्यों हुआ, सुसाइड कब करेगा आदमी? जब मेंटल स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, वो अपनी वर्तमान समस्याओं से निजात पाने के लिए एक क्विक फिक्स ढूंढता है। एग्जैक्टली। वो उसको उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी उसको अलाउ नहीं कर रही। वो घर में जिस समय पहुंचा, उसको वो मानसिक अशांतियां घेर लेती हैं। कई बार उसमें सुपरनेचुरल इशू भी होता है, लेकिन जब बेसिक वास्तु के दोष आप क्रिएट कर देते हैं घर में, तो आपको मानसिक अशांति और ये डिप्रेशन वाले इस तरह के ऑर्डर्स होते ही होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते होते हैं। तो साउथ वेस्ट का दरवाज़ा खोलना, साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, टॉयलेट्स होना, तो कई बार मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पूरा ब्लॉक होना, नॉर्थ ईस्ट खुला ना होना, बिल्कुल बंद होना, नॉर्थ ईस्ट में कोई फायरी एलिमेंट्स होना, उल्टे सीधे कलर होना। तो ऐसा मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है। एक अभी मैंने कुछ दिन पहले विजिट किया था कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा उन्होंने डार्क कलर कर रखे थे पूरे, और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, केवल बस मन की परेशानी थी और कोई परेशानी नहीं थी। एक जगह और भी विजिट किया था, तब वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम थी कि पूरे घर में अलग अलग कमरे में अलग अलग कलर के कलर किए हुए थे। जी। और उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या आई थी कि दो भाई बहुएं थी दोनों, तो लड़के दोनों ने अपनी अपनी किचन अलग कर ली थी। अच्छा। हाँ, बस पेंट का काम किया, थोड़े चेंजेस और कराए, एक दो दरवाजे भी बंद कराए, उनको ट्रीट कराया। तो वो उन्होंने, मैं जब दोबारा उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया शांति आ गई घर में। तो मेंटल डिसऑर्डर्स कुछ नहीं होता, कोई लड़ाई की विषय नहीं होता। आपको दो एनर्जी खींच रही हैं, जैसे आपके जब दो विपरीत तत्व आपके घर में, जैसे आपके पास कोई बैठे हुए दो लोग आपस में बहुत लड़ रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा? आपको भी अशांति होगी। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जब आप दो तत्वों को लड़ा देंगे आपस में, विपरीत तत्वों को घर में स्थान दे देंगे एक जगह पे, तो वो उनकी जो आपस का संघर्ष होगा, वो आपके जीवन में भी, आपके मन पे भी संघर्ष देने लगेगा। बिल्कुल सही। तो उसके चलते फिर आपके निर्णय गलत होंगे, आप गलत सोचेंगे, गलत एक्टिविटी करेंगे, या हो सकता है डिस्टर्ब हो जाएं, नहीं कर पाए कुछ भी। तो एनर्जी इस तरह से वास्तु में आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती है। अच्छा, अब इसमें दर्पण का क्या रोल है? क्योंकि दर्पण हमारे घर में सबसे, जिसे कहते हैं ना, आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। जी जी जी। और आजकल हम लोग वीडियोस भी बहुत देखते हैं कि दर्पण ऐसा होना चाहिए, मिरर ऐसा होना चाहिए। तो क्या एक मिरर भी हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स को चेंज कर सकता है? दर्पण मंगल होता है, उसकी पूजा भी की जाती है। भारतीय सनातन में अष्टमंगल होते हैं, उसमें एक दर्पण का भी रोल होता है, और दर्पण का एक पूरा अपना एक अलग पूरा वास्तु होता है। अच्छा। हाँ, दर्पण के ऊपर भी अपन पूरा एक पॉडकास्ट में आपको कभी कर सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। बिल्कुल सर। दर्पण में क्या होता है कि दर्पण कॉनकेव भी होते हैं, कॉन्वेक्स भी होते हैं, लेकिन दर्पण एक आजकल ट्रेंड इस बात का है कि वो सजावट में भी काम आ रहे हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपने बेड के पीछे दर्पण से इंटीरियर और सजावट कराते हैं, वो कई बार हमारी एनर्जीज को खींचने लगते हैं। दर्पण क्या होता है कि जब भी दर्पण घर की दीवारों पे लगाए जाते हैं, तो वो हमारा सेंटर डिस्टर्ब करते हैं घर का, जो हम ब्रह्म स्थान मार्क करते हैं। लेकिन आपने दर्पण अगर दक्षिण की दीवार पे लगा दिया, तो वो एक्सटेंशन कहाँ पे करेगा? दर्पण के अंदर पूरा घर दिखने लगता है आपका, या पूरा कमरा। जितने तक उसकी दूरी होगी दर्पण के सामने, दीवार जितनी दूर तक होगी, उतना दूर उसके अंदर आपको दिखेगा। तो वो उतना एक्सटेंशन कर देते हैं। तो दर्पण एक तो घर का सेंटर बिगाड़ देते हैं, तो वो पूरा वास्तु बिगाड़ देते हैं, सेंटर एक्सटेंड कर देते हैं दर्पण। और दर्पण चूंकि जल तत्व के होते हैं, तो अग्नि की दिशाओं में जब उनको लगाया जाता है, तो वो बहुत मानसिक अशांतिकारक होते हैं।
मैंने कई जगहों पर तो केवल दर्पण हटवा के भी बहुत परिणाम लिए हैं। अच्छा। साउथ वेस्ट में लगा हुआ दर्पण या साउथ की दीवार पे लगा हुआ दर्पण एक तरह से द्वार का काम करने लगता है। तो जैसे आपने साउथ वेस्ट में सब कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन आपने दर्पण लगा दिया तो आपने बीमारियों को न्योता दे दिया। एक जगह तो मैंने अभी रिसेंट विजिट किया है, तो उन्होंने कहा कि रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है। तो फिर जब जाके देखा तो उनके सारे दर्पण, एक साउथ की वॉल पे, एक साउथ वेस्ट की वॉल पे, तो तत्काल बंद कराए। अभी फीडबैक नहीं आया क्या आएगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैंने इसका परिणाम देखा है कि साउथ वेस्ट पे, साउथ पे लगे हुए दर्पण। इसके अलावा दर्पण नाभि से नीचे नहीं लगाने चाहिए। अभी वर्तमान में ट्रेंड है कि पूरे पूरे दर्पण लगाए जाते हैं, लेकिन नाभि से नीचे लगे हुए दर्पण भी अच्छे नहीं होते। पहले दर्पण एक कैबिनेट बना के लगाए जाते थे, जिसको ड्रेसिंग टेबल अपन कहते हैं। तो नीचे होते थे, जैसे राजा महाराजाओं के आपने ओवल शेप के दर्पण देखे होंगे, रानी साहिबा अपना ओवल शेप पे दर्पण पे अपने बैठ के श्रृंगार कर रही हैं, ऐसे दर्पण होते थे। और दर्पण बहुत कटे हुए दर्पण, छोटे छोटे कट लगा दिए उसमें। जैसे पहले कांच के काम होता था, मंदिरों में भी होता था पहले, लेकिन अब वो भी नहीं होता, क्योंकि जितने आप दर्पण के टुकड़े करते जाएंगे उतने आपके जीवन में स्ट्रगल होते जाएंगे। तो दर्पण का भी एक पूरा अपना विज्ञान है। दर्पण आपके वास्तु को और आपको मेंटल डिसऑर्डर्स देने में, क्यों आपकी रात को उसमें सोते हैं आप, तो उसमें आपका अपना दिखाई देता है प्रतिबिंब, तो वो क्या है, आपको डर लग सकता है उसमें, और वो आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो दर्पण का भी बहुत एक देख के आपको अपने हमेशा उत्तर और पूर्व की दीवार पे ही दर्पण लगाने चाहिए, इर्रेगुलर शेप के नहीं लगाने चाहिए। आप रेक्टेंगल, स्क्वायर और ओवल शेप के दर्पण प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि रात को नींद नहीं आती, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि रात रात भर नींद नहीं आती, या फिर जो सपने आते हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और वास्तु से रिलेटेड? नहीं, वास्तु से है, ये पूरा वास्तु से भी इसका इफेक्ट रहता है कि देखिए, रात को नींद नहीं आने के वैसे तो व्यवहारिक कारण भी बहुत सारे हैं। आजकल लोग मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेट नाइट तक फ़ोन देखते हैं। इसके अलावा शारीरिक श्रम नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं करते, मन थकता है लेकिन शरीर नहीं थकता, तो इसलिए नींद नहीं आती। बॉडी हमारी 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, माइंड, बॉडी और सोल। जी। तो आपकी बॉडी तो थकी नहीं है, लेकिन आपका माइंड थक गया, तो आप चाहते तो नींद आ जाए, लेकिन बॉडी को थकानी नहीं है, तो नहीं तो मेहनती लोग तो बेड पे गए और तुरंत सो जाते हैं। इसमें वास्तु का भी रोल होता है, क्योंकि कई बार कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही होती है वहाँ पर। जैसे आप जिस बेड पे आप सोते हैं, इसका एक आजकल मैंने बहुत देखा है कि लोहे के, मेटल के जो बेड होते हैं, मेटल के बेड पे क्या होता है, जब आप सोते हैं तो आपको डिस्कनेक्ट होना चाहिए ज़मीन से। ज़मीन पे या तो गद्दे डाल के पहले लोग सोते थे, लेकिन फिर भी खटिया पे सोते थे लोग, खाट पे, वो भी लकड़ी की होती थी जनरली। तो आपको डिस्कनेक्ट होना चाहिए ज़मीन की एनर्जी से, मैग्नेटिक फील्ड है, डिस्कनेक्ट होकर सोना चाहिए। तो लकड़ी के बेड पे सोने से अच्छी नींद आती है। लेकिन मैंने आजकल ये देखा है कि लोग लोहे के बेड पे भी सोने लगे हैं, तो उससे भी कई बार आपको नींद खराब होती है। आपकी नींद खराब होने के रीज़न ये भी हो सकते हैं कि आप उल्टे सो रहे हो, मतलब कि आपका सिर उत्तर में हो रहा हो और आपका पैर दक्षिण में हो रहे हो, ये भी कई बार आपसे गलती हो जाती है। दूसरा, आपके ऊपर बीम आ रही हो कोई, हालांकि आजकल फॉल सीलिंग होती है, हम उससे उसको दोष को बहुत हद तक कम भी कर देते हैं, लेकिन कई बार बीम आने से भी, दीवार से सट के सोने की वजह से भी, कई बार बिल्कुल दीवार से सट के सोने की वजह से भी, कोई बीच में बेड कंडक्टर ना होने की वजह से भी कई बार आपकी नींद खराब होती है, क्योंकि वो चारों तरफ की भूमि पिशाच भूमि होती है। अच्छा। हाँ, ये 4-5 रीज़न ऐसे हैं। इसके अलावा सुपर नेचुरल इफेक्ट्स भी होते हैं कि अगर घर में कोई सुपर नेचुरल इफेक्ट्स है, कहीं एनर्जीज का कोई इसमें इम्बैलेंस है, और वास्तु इम्बैलेंसेस भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, साउथ अगर आपका खराब होगा, क्योंकि वो रिलैक्स का जोन है, साउथ दिशा में अगर आपके कोई इम्बैलेंस होगा, अगर आपने वहाँ पे नीला काला रंग कर दिया, कोई गड्ढा कर दिया, कोई वाटर बॉडी लगा दी, तो उस घर में लोगों को नींद जल्दी सहज आती नहीं है, क्योंकि साउथ जो है वो रिलैक्स का जोन है, शांति का जोन है। वास्तु में देखते तो वहाँ पे आके अग्नि ठंडी हो जाती है, साउथ ईस्ट में प्रबल होती है और साउथ पे आके वो ठंडी हो जाती है, तो वहाँ रिलैक्स हो जाती है अग्नि। तो रिलैक्स अग्नि तो मतलब आपको हैप्पीनेस दे, शांति दे, आप रात को सोएं तो शांति के साथ सो पाएं। तो जब साउथ पे कोई इम्बैलेंस होगा, गड्ढा हो, नीचा हो, डिप्रेशन हो, कटा हुआ हो, एक्सटेंडेड हो, तब आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे कि सर हम कहते हैं कि सनलाइट हो घर में, या हमारे प्लांट्स लगे हों, या रोशनी हो, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी हो, तो क्या ये भी हमारे वास्तु में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है अगर हम मेंटल वेल्थ की बात करें तो? देखिए, मेंटल हेल्थ का मैंने आपको बोला ना, कि अगर आपका मन अच्छा,
मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत सुनी होगी आपने। तो अगर आपका मन अच्छा है, आपका मन स्थिर है, आप आने वाली सभी समस्याओं से लड़ने की शक्ति रखते हैं, या आपके जीवन में अगर सुख भी है तो वो आपके दिमाग पे नहीं चढ़े। किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो वो भी दिमाग पे चढ़ जाता है। तो मेंटल हेल्थ सभी तरह से खराब हो सकती है, परेशानियों से भी खराब हो सकती है, सुख में भी खराब हो सकती है, दुख में भी खराब हो सकती है। तो उसके लिए देखिए वास्तु पूरा रोल अदा करता है। अब आपने कहा सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का प्राणदायिनी प्रकाश होता है, सूर्य से ही जीवन शुरू होता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तभी पौधे खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, सारे प्रकृति में जीवन फैलता है। तो फिर वो हमारे घर में या हमारे शरीर में और हमारे वास्तु में कैसे प्रकाश नहीं देगा, कैसे ऊर्जाएं नहीं देगा। तो सूर्य की ऊर्जा का तो सबसे बड़ा रोल है। भोजन के लिए जो किचन अग्नि दिशा में बनाने का जो विधान वास्तु में है, वो सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, क्योंकि जो उस समय उसकी ऊर्जाएं सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक की जो भी सूर्य की ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो प्राणदायिनी ऊर्जाएं जब हमारे भोजन में लगती हैं तो वो भोजन को अमृत के तुल्य बना देती हैं। लेकिन हम लोग आजकल भोजन देर में करते हैं, 2 बजे तक करते हैं लोग सभी, लेकिन उसमें वो उतना उसका तत्व नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी 7 से 9-10 बजे के बीच में बना हुआ भोजन, 7 से 10 के बीच में सुबह बना हुआ भोजन अमृत तुल्य काम करता है, औषधि का काम करता है। तो सूर्य का प्रकाश उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना कि आप प्राण ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उतना ही उस भवन के लिए, क्योंकि ये भवन भी सांस लेता है। इसके अंदर उत्तर और पूर्व से अगर ऊर्जाएं नहीं आ रही हैं तो आपके भवन में सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात, प्लांट्स, पौधे भी हमारे प्राण हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। प्राणवायु किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को। तो प्राणवायु कौन दे रहा है हमें? पौधे दे रहे हैं। अगर आपके घर में, हमारे यहाँ हम लोग एक जो वास्तु टेस्टिंग करते हैं, एनर्जी टेस्ट करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा हमारे लिए जिसको कहते हैं थर्मामीटर, वो तुलसी का पौधा भी है। अच्छा। हाँ, अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आप एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, और अगर वो पनपती है तो समझ लीजिए आपके घर में ऊर्जा सकारात्मक होगी। और अगर वो पनप नहीं पा रही है, बार बार आपको लग रहा है कि ये तुलसी जी पौधा नहीं चल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इम्बैलेंस है। तो इसलिए तुलसी के पौधे की हमारे भारतीय सनातन में लोग सेवा करते थे जी, उसकी, उनको नर्चर करते हैं, उनको रोज जल देते हैं। तो तुलसी का पौधा, तो प्लांट्स की आपने बात की, तो कई बार ज़्यादा प्लांट्स भी नुकसानदायक होते हैं और कई बार कम प्लांट्स ना लगाना भी नुकसानदायक होता है। अच्छा। हाँ, अब आप जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए, लोग फिर भी अपने आसपास प्लांट लगाते हैं, क्योंकि सकारात्मक वायु, सकारात्मक वायु, वही वास्तु पंच तत्वों पर आधारित विज्ञान है, और उसमें वायु एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सनलाइट उसमें पूरा रोल अदा करती है, और सनलाइट के अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोणों से धरती पर बनने वाले अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे वास्तु के एनर्जीज को सुधार करते हैं, जिनको हम देवता भी कहते हैं। वास्तु के जो 49 देवता हम लोग मानते हैं, वो 49 देवता सूर्य की अलग अलग ऊर्जाओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग समय पे जो हमारी भूमि पे बनाते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सन का जो पाथ होता है, उससे जो ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा उत्तर और पूर्व को खुला रखना, हल्का रखना, पूर्व में निर्माण करते समय पूर्व दिशा में ज़्यादा जगह छोड़ना, उत्तर दिशा में ज़्यादा जगह छोड़ना। उसका महत्व यही है कि वहाँ से आने वाली प्राणदायिनी वायु और प्रकाश आपके घर के वास्तु को संतुलित रखें। देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब आपके घर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप क्या करोगे? बजट को इनकम बढ़ाओगे। 2 तरीके हैं, या तो आप इनकम बढ़ाओगे या खर्चा कम करोगे। लेकिन कई बार क्या ऐसी स्थिति होती है कि आप खर्चा कम कर सकें? नहीं कर सकते ना, तो आप इनकम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसी स्थिति भी नहीं होगी कि आप इनकम बढ़ा सकें। तो ऐसे ही ऊर्जाओं की इनकम को बढ़ाना है। रिलेटिविटी ऑफ वास्तु है ये, कि जब आपकी पूर्व दिशा से ऊर्जा कम आ रही है तो आपने क्या किया कि पश्चिम को भी थोड़ा कंट्रोल किया, पश्चिम से आने वाली ऊर्जाओं को। तो हम क्या करेंगे, अगर पूर्व में जगह कम छोड़ पा रहे हैं तो पश्चिम में भी जगह हम कम छोड़ेंगे, बराबर कर देंगे दोनों जगह पे। ये नहीं है कि पश्चिम को बढ़ा देंगे, क्योंकि पूर्व से तो इसीलिए वास्तु में पश्चिम दिशा में जगह कम छोड़ी जाती है और पूर्व में ज़्यादा छोड़ी जाती है। भवन बनाते समय उत्तर में जगह ज़्यादा छोड़ी जाएगी, दक्षिण में। अगर हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे उत्तर में, तो हम कम से कम बराबर तो करें। आने वाली ऊर्जा बराबर हो तो जाने वाली ऊर्जा दोनों बराबर हो जाएंगी। हाँ, तो ये एक प्रिंसिपल है कि अगर आपके ऊर्जाओं की इनकम कम हो रही है तो आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर दीजिए ऊर्जाओं का, और अगर एक्सपेंडिचर कम नहीं कर पा रहे तो ऊर्जा बढ़ाइए। फिर अगर आप वास्तु के तरीकों से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो फिर दूसरे तरीकों से ऊर्जा बढ़ाइए। घर में हवन कीजिए,
घर में अपना धर्म ग्रंथों का पाठ करिए, या अपने उसमें वहाँ पे क्रिस्टल आदि से, अलग अलग थेरेपीज से, पिरामिड से ऊर्जाएं बढ़ाइए। तो वास्तु में ये जो सूर्य है, ये सब प्रकाश है, ये प्राकृतिक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त है। इसके लिए आपको कोई खर्चा करने जाने की जरूरत नहीं है। विंडो खोलिए, आपको प्राणदायिनी ऊर्जा आपके घर में स्वतः आ जाएगी। बट आजकल तो घर इतने कंजस्टेड हो गए हैं, चिपके चिपके घर रहते हैं, वहाँ बेरली कोई सनलाइट आ पाती है। नहीं, दोनों तरह की बातें हैं। फ्लैट्स वास्तु में तो बहुत अच्छी सनलाइट आती है। फ्लैट्स वास्तु में जो चिपके चिपके घर, जो ग्रुप हाउसिंग है, वहाँ भी आजकल अब तो सभी बिल्डर्स इस चीज़ का ध्यान रखने लगे हैं कि सनलाइट अगर अच्छी आ रही है, और सनलाइट अगर अपने यहाँ सनलाइट का अगर आप प्रबंध विंडो से या खिड़की से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऊपर जाल डाल के, पहले पूर्व जो निर्माण होते थे तो उसमें आपके लोग जाल बनाते थे घर में बीच में सेंटर में, जिससे कि पूरे ब्रह्म स्थान पे आपके सनलाइट आती थी। और ब्रह्म स्थान जो कि एक तरह से वास्तु पुरुष का नाभि स्थान होता है, जहाँ से सारी नाड़ियाँ कनेक्ट होती हैं, अगर वहाँ पे आप सनलाइट दे देते हैं सुबह सुबह की, तो उससे वो पूरे वास्तु में आपके सनलाइट का प्रभाव हो जाता है। तो वर्तमान में तो सनलाइट की कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो फ्लैट वास्तु में तो चारों तरफ से सन की ऊर्जा और हवाएं आती हैं, वायु आती है। सर, एक और नया ट्रेंड चला है वर्क फ्रॉम होम का, या जब हमारे ऑफिस स्पेस होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। तो हमारे पास ऐसा क्या, हम वास्तु में कुछ छोटी छोटी टिप्स कर सकते हैं जो हम अपनी एनर्जीज को, अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर पाएँ? देखिए, वर्क फ्रॉम होम ये महामारी के बाद एक चला था ट्रेंड, चला भी है, अभी भी चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम में देखिए, घर में ऑफिस जो बनाए वो फिर वास्तु से आपको सही दिशा में बनाना चाहिए। अच्छा। हाँ, घर में अगर आप बना रहे हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में या ईस्ट में अपना ऑफिस बनाना चाहिए। इसके अलावा और आपको गलत दिशाओं में अगर आप ऑफिस बना लेते हैं घर में, तो भी आपको मानसिक ताण झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने साउथ ईस्ट में ऑफिस बना लिया है, आपने नॉर्थ वेस्ट बना लिया है, तो आपके जीवन में मानसिक अशांति होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, और आपको चिंता भी हो सकती है, भाग दौड़ भी ज़्यादा हो सकती है। आपके काम भी लगे, आपको नहीं बन पा रहे हैं मेरे, और कंट्रोल भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है काम के प्रति। और स्ट्रेस भी इसलिए होना स्वाभाविक है कि थोड़ा प्रेशर भी कंपनियों का रहता है, काम का भी। गलत जगह से बैठने पे भी स्ट्रेस होता है। अगर आप गलत जगह पे वास्तु में बैठे हुए हैं, इम्बैलेंस तो है ही है, वो तो है ही है। अगर इम्बैलेंस है, इसके अलावा आप गलत जगह सोते हैं, वो भी इम्बैलेंस आपका, चूंकि अब आप घर में ही है पूरे दिन। पहले तो आप 12 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे थे, 10 घंटे के लिए, तो आपको वहाँ की कुछ पॉजिटिव एनर्जी शायद मिल जाती हो, लेकिन अब तो घर के जो भी इम्बैलेंस हैं, तो जैसे वो घर की महिला को पूरे इफेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही वो आपको भी पूरे इफेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप रेगुलर इंटरवल्स लें। देखिए, पहला तो वास्तु क्या, आप ऊर्जाओं का पहले अपनी संतुलन करें। सुबह अपना टहलने जाएं, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा समय अपने लिए प्रकृति के साथ बिताएं, पौधों को पानी दे सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, कुछ इस तरह के काम करें, तो इससे भी आपका मेंटल पीस होगा। स्वर से आप अपनी दिनचर्या कर सकते हैं अगर आप घर में ही रह रहे हैं तो। और इसके अलावा वास्तु के जो छोटे छोटे, अपने टेबल के आसपास कुछ प्लांटर्स लगा लें, उससे भी प्लांटर्स पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर आपका घर का वास्तु का जोन अलाउ करता है उसको, तो कि अगर आपका वेस्ट दिशा में है तो कम प्लांटर्स लगाएं, थोड़ी खुली हवा, विंडो खोल दें, सारी खुला स्पेस कर दें, थोड़ा सा लाइट कलर के कलर करें वहाँ पर, लाइट ब्लू, लाइट क्रीम, ऑफ वाइट कलर करें, तो उससे भी आपका वर्किंग में आपका थोड़ा मन स्थिर होकर लगेगा। अगर आपका वर्क कुछ थोड़ा एग्रेसिव वाला है, थोड़ा तेज वाला है, तो थोड़ा सा आप रेड टोन में भी जा सकते हैं, पिंक टोन में भी जा सकते हैं। जॉय और हैप्पीनेस का कलर भी रहता है वो, लेकिन वहाँ पर आपको सिंसियरिटी के साथ काम करना है, स्टेबिलिटी के साथ काम करना है, तो हल्के कलर रखें। थोड़ा सा अगर अलग स्पेस, अलग रूम मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। और वहाँ पे थोड़ा सा सुगंध का, अरोमा भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि वो भी, हाँ, हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करने में अरोमा का बहुत अच्छा रोल है। तो कोई हल्की सुगंध, लाइट, कोई लेवेंडर्स आदि हैं, या कोई इस तरह का जो रिफ्रेशिंग मिंट है, या इस तरह की कोई सुगंध भी वहाँ पे आप कपूर डिफ्यूजर, एरोमा डिफ्यूजर लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका कपूर बर्न होता है। और एसेंशियल ऑयल्स के भी आजकल लेमन ग्रास वगैरह के बहुत अच्छे वो आते हैं, तो आप वो भी लगाते हैं, तो उससे भी आपका और वहाँ का उस एरिया का और अच्छा होता है, जिससे आपको मेंटल पीस होता है। लाइट म्यूजिक भी, आप अगर ऑफिस की बात करें तो म्यूजिक ना लगाएं, टाइम नहीं हो तो। बाकी अगर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है ज़्यादा, तो हल्का म्यूजिक भी आप बीच में चला के 10-15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरह से आप वास्तु में आपके सारे सेंसेस, आप अपने सेंसेस के थ्रू अपने आप को थोड़ा वास्तु को अपना बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, तो सर, इतनी सारी हमने जानकारी आज आपसे ली है वास्तु से रिलेटेड।
एंड मुझे नहीं लगता कि ये भी हमारी पूर्ति हुई है। हम आगे और भी ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। एंड जाते जाते कोई टिप्स हों जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें, ताकि वो भी अपनी मेंटल लाइफ को बैलेंस जी जी जी, देखिए, अगर आपके जीवन में डिप्रेशन है, मानसिक अशांति है, और इसके अलावा आप क्रॉनिक एंजाइटी में रहते हैं, हमेशा सोचा विचारी बहुत ज़्यादा है, तो वास्तु का तो इम्बैलेंसेस को दूर कीजिए। सबसे पहला तो किसी अच्छे वास्तुकार को दिखा के इम्बैलेंस को दूर कीजिए। एक बेसिक टिप मैंने ये आपको बताई। दूसरा, आपको ये करना चाहिए कि आप पहले पैटर्न चेंज करें, क्योंकि हम किसी चीज़ को लगातार करते जा रहे हैं और वही चीज़ हमारे जीवन में हो रही है। तो आप चाहे अपने घर में अपने रूम बदल लें, अपने घर का पेंट बदल लें, अपने घर का थोड़ा इंटीरियर चेंज कर दें, कोई कलर चेंज कर लें, इसके अलावा कुछ हैबिट्स चेंज कर लें अपनी, उससे भी आपको बहुत आराम मिल सकता है। जैसे कि आपको एक्सरसाइज आदि करने की हैबिट नहीं है, तो उससे भी आपको अनुलोम विलोम मेडिटेशन को थोड़ा सा अपने इसमें शामिल करें। वास्तु के चेंजेस बड़े चेंजेस होते हैं, वो आप बिना सलाह के नहीं करने चाहिए आपको। बिल्कुल। फिर भी अगर आपका है तो आप अपना प्लेस बदल लें, अपना कोई प्लेस बदल लीजिए। कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई हवा कम है, रोशनी कम है घर में, तो आप अपनी कोई लाइटिंग बदल लीजिए। कोई अपना विंडो खोल लीजिए, कोई विंडो, अगर कोई विंडो बंद रख रखी है आपने परमानेंट, उसको खोल लीजिए। तो एक बहुत छोटा छोटा ध्यान, या अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए। घर की बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं वो हटा दीजिए। कहीं आपकी छत क्लियर कर दीजिए। कई बार अच्छा। मानसिक अशांति का रीज़न आपकी छत भी होती है। छत पे आप, मैंने कई जगह ऐसा भी देखा कि आपकी छत पे आपने पुरानी ईंटें, पुराने पत्थर या निर्माण के समय का आपका सामान, बल्ली चाली, इस तरह के छोटे छोटे आइटम बहुत सारे बड़े अव्यवस्थित रूप से पड़े होते हैं। एक जगह मेरे साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि मैं कहीं गया था, उनकी दुकान बनी थी कभी, तो दुकान चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर उनकी दुकान के नॉर्थ ईस्ट की छत पे, कोने की छत के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे पूरी ईंटों का चट्टा लगा हुआ था। एक जगह ऐसा ही केस और भी हुआ था, जहाँ पे कोई फरीदाबाद में कोई इंडस्ट्री थी, मैंने विजिट किया था वहाँ। तो वो बोले थे कि हमने दोनों ने फैक्ट्री साथ बनाई, तो एक फैक्ट्री तो बहुत ऊपर रन कर रही थी और एक फैक्ट्री बिल्कुल ठप थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि तो उनके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ईंटों का चट्टा लगा था। मैंने उनसे पूछा ये कब लगवाया? बोले तो शुरू से लगा हुआ है, जब से। तो कई बार हमारी बहुत छोटी सी गलती तो हमारे मेंटल स्ट्रेस का, और मेंटल स्ट्रेस आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री करेंगे तो आपको दूसरे इम्बैलेंसेस भी दिखने लगेंगे, नहीं तो वो भी दिखाई नहीं देंगे आपको। पहले आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ईशान दिशा से अपना जितना भी क्लटर है, वहाँ पे कोई भारी चीज़ है, कोई अग्नि तत्व है, कोई लाल रंग है, या साउथ ईस्ट दिशा में आपने कोई ब्लू ब्लैक कलर कर रखा है, बहुत ग्रे कलर कर रखा है, किचन अगर आपकी गलत जगह पे है, तो ये भोजन का भी हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपका गलत जगह भोजन बन रहा है, इसके अलावा आप स्वर विज्ञान का भी सहारा ले सकते हैं। स्वर विज्ञान के माध्यम से भी आपको वास्तु, मतलब वास्तु के चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन स्वर विज्ञान के माध्यम से आपकी बॉडी का वास्तु आप सुधार सकते हैं। तो उससे भी आपको राहत हो सकती है, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आने में आपको मदद मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।